आते हो जिस पॉइंट पे आप पहले थे। अगर वो कहता है कि सब्सिस्टेंस बोलता है कि मान लो शॉर्ट पीरियड में एक बार तुम्हारी सैलरी हाई होगी, तुम्हारी सैलरी अगर तुम्हारे जीवन निर्वाह से ज़्यादा तुम कमा रहे हो, तुम्हारा खर्चा 10,000 रुपया जबकि तुम कमा रहे हो 30,000, तो 20,000 जो तुम्हारी सेविंग्स है वो सेविंग नहीं रहती, उसको आप लग्जरीज पे खर्च करना शुरू कर देते हो या फिर मैरिज कर लेते हो, जो भी रीज़न है। उसके बाद जब लग्जरीज पे शुरू कर देते हो या मैरिज हो जाती है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो लॉन्ग पीरियड के अंदर क्योंकि आपकी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी तो आपका वेजेस का रेट पहले वाला ही हो जाएगा। दूसरी तरफ वो बोलता है अगर आपका जीवन निर्वाह से कम आपको पैसा मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका हेल्थ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ डिस्ट्रॉय होगा तो आप बीमार रहना शुरू कर जाओगे और डेथ रेट जल्दी हो जाएगी। डेथ रेट जल्दी होने से जो आपकी पॉपुलेशन है वो डाउन हो जाएगी और सप्लाई ऑफ शेयर होल्डर, सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ कम होने की वजह से आपका रेट बढ़ जाएगा वेजेस का और वो पहले जैसे स्टेज पे आ जाएगा। फिर हमने बोला था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बोलता है, एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ होती है। जहाँ जिस एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा होता है या जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेजेस डिसाइड हो जाती है। इसी वजह से एनसीआर का जो वेज रेट है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया या विलेज आपका ज़्यादा होता है। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं, दैट इज़, ये भी बहुत ईजी थ्योरी है, दैट इज़ वेज फंड थ्योरी। नेक्स्ट है द वेज फंड थ्योरी। वेज फंड मतलब कंपनी ने साइड में एक फंड रख दिया कि ये सारा पैसा सिर्फ किसके लिए है, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। अगर आपके पास वो फंड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सैलरी दे दोगे, बट अगर वो फंड आपके पास कम है तो आप सैलरी भी कम देंगे। उसको बोलते हैं वेज फंड थ्योरी। ये क्या बोलती है, द वेज फंड थ्योरी हेल्ड दैट वेजेस डिपेंड ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल available for the payment of workers and size of labor force। अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम बोनस के रूप में शेयर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं डिपेंड करता है कि कंपनी के पास वेज फंड कितना है, कंपनी के पास सारे खर्चों को काटने के बाद कितना पैसा बचा है जिससे वो सैलरी की पेमेंट कर सके। अगर उनके पास वेज फंड ज़्यादा होगा तो आपका वेजेस ज़्यादा डिसाइड होगा और अगर कम होगा तो कम डिसाइड होगा। वेजेस इंक्रीज, वेजेस बढ़ेगी ओनली विद एन इंक्रीजिंग कैपिटल। अगर कंपनी के पास पैसा बढ़ेगा तभी आपकी क्या बढ़ेगी, वेजेस की रेट बढ़ेगी। और डिक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स, या फिर क्या हो, जो एम्प्लॉयज़ है आपकी कंपनी में वो कम हो, पैसा उतना ही हो, या तो पैसा बढ़ जाए तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर पैसा उतना ही हो लेकिन एम्प्लॉयज़ कम हो जाए तो भी आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ऑल्दो द साइज ऑफ द वेजेस फंड could change over time at any given moment it was fixed। हालांकि वो कह रहा है कि एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी का जो अमाउंट है, फंड है, जो कंपनी के पास जो फंड है वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो फंड चेंज हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो फंड सेम रहता है। इन द सेंस जैसे एक साल तक आपका सेम सैलरी रही है, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हुए हैं अच्छे तो इट मे बी कि आपके चांसेस वेजेस बढ़ाने के ज़्यादा हो। बट अगर कंपनी के पास लॉस हो गए तो हो सकता है कंपनी रिट्रेंचमेंट कर दे और सैलरी कट भी कर दे। तो वो यही कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में तो आपके सेम रहने के चांसेस होते हैं वेज के, लेकिन उसके बाद चेंज हो सकते हैं विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द फंड अवेलेबल टू पे द वेजेस टू एम्प्लॉयज़। जितना फंड उनके पास बचेगा, कम फंड है तो कम वेजेस देंगे वो, और ज़्यादा फंड है तो ज़्यादा, लेकिन एक पीरियड तक वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? यस। वेजेस कैसे डिसाइड होती है, जो वेजेस आपका रेट होगा, वेजेस रेट कैसे डिसाइड होगी, इज इक्वल टू में वेज फंड डिवाइडेड बाय में
नंबर ऑफ वर्कर्स। जितना तुम्हारे पास वेज फंड है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और 10,000 मेरे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाय में 10,000, वो आ जाएगा आपका वेज रेट। तो या तो वेज फंड ज़्यादा हो वर्कर कम हो, या वेज फंड उतना हो लेकिन नंबर ऑफ वर्कर कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका वेज रेट ज़्यादा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लोगे आराम से, फंड का अमाउंट ले लेना, नंबर ऑफ वर्कर ले लेना। क्लियर? उसके बाद है क्रिटिसिजम्स। अब इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया है लोगों ने। क्रिटिसिजम्स हम पढ़ रहे हैं। क्रिटिसिजम्स it is an unscientific theory because it determine wage rate after determining wages fund. Wages fund. It is also one-sided theory as it lays emphasis on the supply of labor and ignore its demand. It does not explain why wages differ in different industries and among different classes of laborers. Laborers. It does not explain the relation between efficiency and productivity of labor. It does not explain the source of wage fund and how it is formed. फर्स्ट पॉइंट वही है कि इसने भी अनसाइंटिफिक थ्योरी है, ये साइंटिफिकली कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो यूँ कह रहा है वेज फंड जितना होगा उस हिसाब से वेज रेट डिसाइड कर लो, ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा सैलरी दे दो, कम है तो कम। तो दैट इज़ अनसाइंटिफिक, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ये सेम वही वन साइडेड थ्योरी है, सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर की इन्होंने बात की है, डिमांड की कोई बात नहीं की। अब ना इन्होंने ये बताया डिफरेंट इंडस्ट्री में वेज रेट डिफरेंट क्यों होता है, या फिर एक ही इंडस्ट्री में सेम क्लास लेबर को अलग अलग सैलरी पे क्यों रखा जाता है। उसके अलावा उन्होंने एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है कुछ ही नहीं बताया। इसने तो ये बोला अगर फंड ज़्यादा है तो ज़्यादा सैलरी दे देंगे, कम है तो कम, बट दैट इज़ नॉट गुड। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन, इसने ये भी नहीं बताया कि फ़ंड कैसे डिटरमाइन करें, हम कितना फ़ंड हमें बनाना है, ये कैसे फाइंड आउट करें, कैसे डिसाइड करें हम कि कितना फ़ंड बनाना है। हमने बोला फ़ंड अलग रख दो वेजेस के लिए, लेकिन उस फंड को कितना अलग रखें, कैसे उस फंड को क्रिएट करना है, कोई साइंटिफिक मेथड इसने प्रोवाइड नहीं किया। ओके, तो ये थ्योरी ये बोलती है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी रेजिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। This theory has been propounded by American economist Volcker. According to him, wages are the residue left over after all other factors of production have been paid. It means after deducting from total production rent,